नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम और टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ये मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल्स ही हैं। मान लें, है ना, आप सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटी हैं। कितनी है? 4, जिसमें से एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टिविटी है, एक लेंथ है और एक ये एरिया है। इन 4 में से अगर हमें कोई भी 3 क्वांटिटी अगर दे दी जाए, चाहे वो रो एल और ए दे दी जाए या हमारे पास आर दे दे, एल दे दे, ए दे दे, तो हम रो फाइंड आउट कर लें। कोई सी भी इन 4 में से कोई भी हमारे पास अगर 3 क्वांटिटी हैं तो हम चौथी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, ओके। एक तो हो गए ये, इनके बारे में हम काफ़ी सवाल कर चुके थे। हम आगे देखते हैं। कुछ टाइप के सवाल ऐसे आते हैं, मान लो आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ मैंने डबल कर दी, हाफ कर दी, 3 टाइम्स कर दी। एरिया है, एरिया को मैंने डबल कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। रेडियस है, रेडियस को बताओ मैंने डबल कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भी आते हैं और ये जनरली वाइवा में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह जब होते हैं तो इसलिए भी पूछे जाते हैं। तो इन वाले सवालों के ऊपर आज हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक से सवाल से स्टार्ट करता हूँ। मान लो मैं आपको कहूँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है। क्या है? एक रेजिस्टेंस है जिसकी आपके पास जो लेंथ है, सुने, आपके पास जो लेंथ है मान लो स्टार्टिंग में L1, वो है, मान लो मैंने कह दिया आपके पास वो है स्टार्टिंग वाली लेंथ, मान लो L1 कह दी मैंने। कितनी कह दी? L1। ठीक है सर, लेंथ आपने कह दी L1। ओके, मैंने कह दिया रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग वाला वो है R1। कितना है? R1। रेजिस्टिविटी है ρ1। क्या है? ρ1। आपके पास रो ही मान ले, सॉरी। एरिया बोल दूं मैं A1। कितना बोल दूं? A1। बिल्कुल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, पक्की बात है। अगर मेरे पास लेंथ L1 दे रखी है, रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, रेजिस्टिविटी रो दे रखी है और एरिया A1 दे रखा है, तो आप सबको पता है R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो L1 अपॉन में A1। यस और नो? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें पता है सर R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन में ए। लेंथ हमारे पास L1 है, एरिया हमारे पास A1 है और रेजिस्टिविटी हमारे पास रो है, तो फॉर्मूला हो जाएगा R1 इक्वल्स टू रो इंटू L1 अपॉन में A1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? देखें, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल दिया मैंने? यस, इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर उस ट्रिक से सारे के सारे हम सवाल एक साथ ही कर लेंगे। वो ट्रिक आती कैसे है वो मैं आपको डिराइव करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब मैं आपको कहूँ वो जो लेंथ है ना, मैंने चेंज कर दी और वो लेंथ हो गई बाद में L2। ये तो पहला केस हो गया। मैंने कह दिया लेंथ हो गई L2, एरिया हो गया आपके पास A2, रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? मान लो एक वायर था, पहले उसकी लेंथ L1 थी, अब मैंने चेंज कर दी और वो लेंथ हो गई L2, तो मटेरियल तो वही है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो तो चेंज नहीं हुई। मैंने आपको याद करो, मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। वो डायमेंशन के साथ कभी भी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो तो रो ही रहेगी और जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R2 हो गया। क्या हो गया? R2। इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो R2 इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन में A2। ये लिख सकता हूँ क्या? अरे भाई, लेंथ मैंने L2 कर दी, पहले L1 थी, है ना, चेंज कर दिया तो अब हो गई L2, एरिया हो गया A2। क्योंकि अब मान लो कोई वायर है, मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो आपको पता है अगर वो मोटा वायर होगा और मैं खींचूंगा तो उसका एरिया तो कम हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो एरिया भी तो चेंज होगा। तो लेंथ में अगर चेंज किया तो एरिया तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो मान लो लेंथ हो गई L2 आपकी, एरिया हो गया A2, रेजिस्टिविटी तो आपके सेम ही रहेगी क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी हो गई रो और मान लो रेजिस्टेंस हो गया R2, तो R2 की वैल्यू हो गई R2 इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन में A2। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी? ठीक है, अब एक बात देखते हैं यहाँ पे। क्या देखते हैं? मान लो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो सर। तो आपको पता है R1 अपॉन में R2, बिल्कुल सर, R1 अपॉन में R2।
बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये रो L1 अपॉन में A1 डिवाइडेड बाय रो L2 अपॉन में A2। कोई दिक्कत है? अच्छे से देखते हैं अब आगे। आप सबको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास, बताएं? ये उल्टा हो जाएगा ना। तो देखो R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन में रो L2। रो से रो कट गया, यस और नो? तो आपके पास आ जाएगा R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा L1, L2 को इसके साथ ले लो और ये आ जाएगा A2 अपॉन में A1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ मैं। क्या डाल देता हूँ? 3। यस और नो? ठीक है। अगर किसी को ये चीज़ उतारनी है तो उतार सकता है, ये मेथड है ना। वैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हटा दूँ मैं इसको, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं। देखो अब आपको एक बात पता है शायद, है ना, किस किस को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया इंटू लेंथ आप सबको पता है शायद। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर पता है हमें ये बात। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, पहले वायर का जो एरिया था, सॉरी वॉल्यूम था, वो कितना था? V1 इक्वल्स टू A1 इंटू L1। अरे एरिया तो A1 था और लेंथ L1 थी, तो आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया वायर का सर? A1 इंटू L1। बिल्कुल। बाद में जो वॉल्यूम था वो कितना हो गया? एरिया तो A2 हो गया, लेंथ L2 हो गई, तो A2 इंटू L2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? पक्की बात है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। क्या पॉइंट है वो आप सबको पता भी है। 10th में न्यूमेरिकल पोर्शन में जब मैथ्स में सवाल करते हैं तब आपने काफ़ी सारे सवाल ऐसे किए होंगे। मान लो आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है ना, आपको बता दिया कि इस स्फेयर का वॉल्यूम इतना है और उस स्फेयर को हमने मेल्ट करके वो उसी मटेरियल से वापस एक क्या बना दिया? क्यूब बना लिया। क्या बना लिया? क्यूब बना लिया। और आपसे पूछे कि बताओ इस क्यूब की जो एक साइड है वो कितनी है, ठीक है ना। वापस सुने, एक स्फेयर है, उसकी वॉल्यूम आपको दे दी गई, इस स्फेयर का मटेरियल वापस मेल्ट करके वापस बनाया गया और उसी मटेरियल से एक क्यूब बनाया गया। तो बताओ उस क्यूब की एक साइड कितने की है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है आपके मैथ्स में, तो उसमें अपन कैसे करते थे, आपके पास जितना स्फेयर के अंदर मटेरियल है उतने ही मटेरियल से आपके पास क्या बनाए? क्यूब बनाए। तो हम क्या करते थे, आपके पास क्यूब का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल कर देते थे। क्या करते थे? इक्वल। यानी कि सर मटेरियल तो उतना ही लगा, जितने मटेरियल से स्फेयर बना था उतने ही मटेरियल से आपका क्यूब बना हुआ है। यस और नो? इसका मतलब जो वॉल्यूम है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। अरे भाई एरिया और लेंथ चेंज हो गई, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो तो क्या है? सेम है। क्या है? सेम। यानी कि सर इस वाले एग्जाम्पल में आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे वो आपने लेंथ एक्सटेंड कर दी। पहले क्या था, मान लो पहले एरिया इतना था और लेंथ कम थी, एरिया ज़्यादा था। मैंने एक्सटेंड कर दिया तो लेंथ तो बढ़ गई लेकिन एरिया क्या हो गया? कम। अरे लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी क्या है? सेम है। क्या है? सेम। मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताऊँ। मान लो लेंथ थी 5 और आपके पास एरिया था 10। मैंने लेंथ को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड करके मान लो लेंथ हो गई मेरे पास आपके पास 10, तो एरिया क्या हो गया? 5। लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो तो क्या रहा? 50। क्या रहा मेरे पास? 50। यस और नो? यानी कि सर एक बात है कि वॉल्यूम पहले वाली और फाइनल वाली जो वॉल्यूम है वो तो बार इक्वल रहेंगी हमेशा। क्या रहेंगी? इक्वल। एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, बट V1 इक्वल्स टू V2, लेकिन दोनों जो वॉल्यूम है ना, इनिशियल वॉल्यूम और यस फाइनल वॉल्यूम, वो दोनों वॉल्यूम क्या है? इक्वल हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2, ठीक है, अच्छे से। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L1 अपॉन में L2 इधर आ गया, A1 को इधर ले जाओ, इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1। ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल लो एक बार।
ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ तो देखो आपका ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, देखें देखें, ये देखो R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहले A2 अपॉन में A1 की जगह क्या रख दो, L1 अपॉन में L2 रखो, तो L1 अपॉन में L2 पहले से ही है यहाँ पे, इनटू A2 अपॉन A1 है, A2 अपॉन A1 की जगह क्या रख लो, L1 अपॉन में L2, ये आ गया L1 अपॉन में L2। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन में L2 का स्क्वायर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको यूज़ में लेना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले अगर आप इसको कोई लिखना चाहते हैं इस मेथड को तो लिख लें, हम डायरेक्ट इसी का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखें, मान लो सर मैं ऐसे ना करूं, मैं तो L1 अपॉन में L2 की जगह L1 अपॉन, अभी तो मैंने क्या किया है, A2 अपॉन A1 की जगह मैंने क्या रखा है, ये सर मेरा तो मन नहीं है, मैं तो इसकी जगह ये रखूंगा। अरे भाई ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो, देखते हैं क्या बनता है। देखो इसकी जगह भी देखते हैं क्या बनता है, रखो। तो R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 की जगह है ना, उस वाली इक्वेशन में क्या रखना है, A2 अपॉन में A1 रख दो, A2 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन A1, बिल्कुल रख दिया सर। तो R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू A2 स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर, बिल्कुल सर एक ही बन गया। यस और नो, ये हो गए। ठीक है, अगर किसी को उतारना है तो ये पॉज करके उतार सकते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, और इसको अगर मैं कहूँ शॉर्ट में कैसे याद रखना है, उसको शॉर्ट में भी बताते हैं अभी। ठीक है, ओके ओके, मिटाते हैं इसको। अगर आप सबने यहाँ पे ध्यान से देखा है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपके लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सर अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ था, स्क्वायर के कैसे प्रोपोर्शनल आएगा? सुने, आपने अभी अभी दो चीज़ें निकाली, एक तो निकाली R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन में L2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, पहले ये बताओ, यहाँ पे नहीं है ना? ठीक है, मैं इसको, और आपको R2 चाहिए था ना, R2 की वैल्यू, R2 इधर L2 इधर, तो आपको याद होगा, यह रहेगा L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर इंटू R1। पक्की बात है, अच्छे से अब ध्यान से सुने, यहां पे तो आ गई ये बात। अगर मैं यही चीज एरिया के बारे में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, R1 अपॉन में R2, अभी अभी मैंने निकाला था, यह आया था A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं A1 स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर इंटू R1। देखिए ये लिख सकता हूं, अभी अभी मैंने जो लिखा, इसको याद आप रख सकते हैं, लेकिन इसको याद रखने से भी मुझे कोई औचित्य दिखता नहीं है, कोई मतलब नहीं दिखता है। क्या याद रखें वो बेटर रहेगा आपके लिए, पहले आप इसको देखें। मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं आपके पास, अगर आपके पास सवाल के अंदर ध्यान रहे, मैं पहले बता देता हूं ये बात, अगर आपके पास सवाल के अंदर केवल और केवल एक डायमेंशन की बात हो रही है, या तो डायमेंशन कितने के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस केवल दो, एक तो लेंथ और एक एरिया, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एरिया। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात आपको पता है सबसे अच्छे से, ठीक है सर। रेजिस्टेंस है वो जो दो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और एक एरिया पे, जो हम पढ़ चुके पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब बात सुनना, लेकिन वो कहे कि मैंने लेंथ को डबल कर, केवल एक डायमेंशन को चेंज करे, कौन सी डायमेंशन को चेंज करे, केवल एक डायमेंशन के बारे में बात करे, ठीक है ना, तब तो अगर मान लो वो केवल लेंथ के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में, तो ये वाला फॉर्मूला, और केवल एरिया के बारे में बात कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। कैसे करता है सुने, पहले मैं इसको शॉर्टकट में बता दूं, यहां से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो R1 के सामने L1 है और R2 के सामने L2 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो 1
के सामने 1, 2 के सामने 2, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। लेकिन सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो L होता था। अरे भाई ये तब है जब एक डायमेंशन में चेंज दे रखा हो। कितने में दे रखा हो? केवल एक में, या तो लेंथ में दे रखा हो या एरिया में दे रखा हो, दोनों में से किसी भी एक में दे रखा हो, तब ये आपके पास ये ट्रिक जो है वो यूज़ में आएगी, ये वाली पक्की बात है। और अगर मान लो केवल और केवल एरिया में दे रखा हो, ये तो कब है? जब केवल और केवल लेंथ में दे रखा हो चेंज। ये कब आएगा? यहाँ पे देखो 1 के सामने 2 है और 2 के सामने 1 है, यानी कि उल्टा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एरिया का स्क्वायर। स्क्वायर है ना ये, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी एरिया का स्क्वायर। अरे सर हमने तो पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अरे भाई उसमें क्या था? उसमें लेंथ और एरिया दोनों थे, इसमें केवल एक में चेंज देगा वो सवाल में। कितने में देगा? केवल और केवल एक में चेंज देगा। तब ये वाला आपको तरीका यूज़ करना है। कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, है ना। देखो इन दोनों को याद करने का मतलब पता है क्या है? इतना बड़ा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ना ये ना ये। आपको केवल और केवल ये 2 लाइन याद रखनी है, ठीक है ना। और इन 2 लाइन याद होने से आपके कितने सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे चलें? ठीक है चलते हैं। ये मैंने आपको ये बताया है कि आप ये डिराइव करके बताया है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा फील नहीं आती उस चीज़ से कि सर ये तो रटवा दिया हमें आपको, आपने बताया, हमने रट लिया, हमने सवाल कर लिए, है ना। लेकिन ये आया कैसे वो चीज़ भी मैंने आपको अब बता दी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंथ के बारे में। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सवाल सुने, आपके पास सवाल ये है, मान लो आपके पास रेजिस्टेंस है 10 ओम और कह दे उसकी जो लेंथ है रेजिस्टेंस की वो है 20 मीटर, 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सवाल में कहे ये जो रेजिस्टेंस की लेंथ है मैंने इस लेंथ को कर दिया डबल। कितना कर दिया? डबल कर दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स कर दिया तो आप सबको पता है L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 मीटर। क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि 20 का 2 टाइम्स क्या होता है? यस एग्जैक्टली 40 मीटर। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई? बिल्कुल 40 मीटर आ गई। तो बताओ नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? दोबारा सुनिए सवाल। पहले आपके पास मान लो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम और उस वायर की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। यस और नो? बिल्कुल सर। अब मैंने क्या कहा, उस वायर की जो लेंथ है वो मैंने 2 टाइम्स कर दी, यानी कि डबल कर दी। 2 टाइम्स कर दी यानी कि जो नई वाली लेंथ है वो कितनी होगी? 40 मीटर। तो बताओ उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत कैसी भी? ठीक है। तो सर इसको हम कैसे करें? अगर देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताया, जो सिंपल वाला जो रेजिस्टेंस का है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A। तो देखो यहाँ पे केवल और केवल आप L और A के R के बारे में बात करें, ना रो के बारे में कुछ पता, ना एरिया के बारे में कुछ पता, दोनों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो अब कैसे करेंगे? वहाँ पे रोल आता है इस फॉर्मूले का। कैसे? सुनना। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, L स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R1 के सामने आएगा L1 और R2 के सामने क्या आएगा? L2। कोई दिक्कत है क्या? 1-2 सवाल करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो R1 अपॉन में R2 जब लिखेंगे तो यहाँ पे भी L1 अपॉन में L2 का ही स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब कुछ भी नहीं है सवाल में, अब तो सीधा सीधा वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू आपको पता करनी है। L1 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक लाइन का आंसर आ जाएगा आपके पास। R2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, R2 40 इधर, R2 इधर, 20 का स्क्वायर इधर, तो 10 इंटू 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। 2 से 2 गया, 4 4 जा 16, यानी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 40 ओम। कितना आ जाएगा? 40 ओम। देखें आया नहीं आया? सीधा सा सवाल है, 2 लाइनों में सवाल हो जाएगा। आपको केवल और केवल एक बात याद रखनी पड़ी, क्या? कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। ये याद रहे बिल्कुल। ये तभी है जब केवल और केवल एक डायमेंशन में चेंज दे रखा है, यानी कि केवल और केवल लेंथ के अंदर चेंज दे रखा है, तभी आपने यूज़ किया है। अदरवाइज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता ही है।
कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो एक और सवाल बताता हूँ, फिर आपके बेटर समझ में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहूँ एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, 5 मीटर मान लो। और मैं कहूँ कि सर आपने इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स कर दी। कितनी कर दी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी कि पहले अगर 5 थी तो लास्ट में कितनी हो गई? एग्जैक्टली 15 मीटर। कितनी हो गई? 15 मीटर। तो नया वाला रेजिस्टेंस बताओ। बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? यस, लेंथ का स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर। वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? R1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 20। R2 ऐसे की ऐसे रख दो। L1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है सर। R2 इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, 20 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। यह आएगा 25, यह आएगा 180। कितना जाएगा? 180 ओम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्की बात है? ये आपके पास आंसर आ गया। पक्की बात? ये आपके पास सीधा सा आंसर आ गया। इसका मतलब सर अगर केवल और केवल लेंथ में चेंज दे रखा हो तो आप इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं। पक्की बात? अच्छे से? ठीक है, हटा दूँ इसको। ओके, ये तो हो गई लेंथ के ऊपर बात। क्या हो गई? लेंथ के ऊपर बात। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अगर हम एरिया को चेंज करें, अगर हम एरिया को चेंज करें तब हमारे ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।